नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 को करेंगे, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। आइए वीडियो करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है, बास्तिल का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो बास्तिल का दुर्ग फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्तिल के दुर्ग का पतन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर 14 जुलाई 1789 को। वास्तव की घटना के बाद ही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। 14 जुलाई ही फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बास्तिल के दुर्ग का लोगों की घृणा का केंद्र होने का प्रमुख कारण था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पर बास्तिल दुर्ग का सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लुई लुई 16वां फ्रांस का शासक कब बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वां किस वंश से संबंधित था? तो लुई 16वां बुर्बो वंश से संबंधित थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वें का विवाह किसके साथ हुआ था? तो उनका विवाह मैरी एंटोनेट के साथ हुआ था, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के वित्तीय संसाधनों के नष्ट होने का प्रमुख कारण था? तो फ्रांस के वित्तीय संसाधनों नष्ट होने का प्रमुख कारण लंबे समय तक चले आ रहे युद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे क्या थी? लिब्रे एक प्रकार की मुद्रा थी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बास्तिल दुर्ग के पतन के समय उसमें कैदियों की संख्या कितनी थी? तो बास्तिल के दुर्ग का पतन हुआ 14 जुलाई 1789 को। तो उसमें कितने कैदी थे? तो उसमें उस समय 7 कैदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, पादरी वर्ग को प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था? तो राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। तो उस समय का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। एक धार्मिक, दूसरा सामंतवाद लोग, जमींदार जो लोग थे, और तीसरा जो कृषि भूमिहीन किसान होते थे, कृषक थे। तो सिर्फ कृषक जो लोग थे, वो जो तीसरा जो वर्ग था वही कर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च द्वारा किसानों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर कहलाता था? तो इसको टाइथ कहते थे, जो कि लोगों की संपत्ति का 1/10 होता था, या किसानों की संपत्ति का, क्योंकि किसानों से ही वो वसूलते थे। नेक्स्ट है, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता व सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी कहलाती थी? तो इसको एस्टेट कहते थे। जो 3 श्रेणियां थी उनको एस्टेट कहा जाता था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। नेक्स्ट है, राज्य को सीधा अदा किया जाने वाला कर था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाइल। टाइल जो कर है वो राज्य प्राप्त करता था, जबकि जो टाइल है वो चर्च लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइल कर कृषि उपज का कितना प्रतिशत होता था? तो 10% होता, जो कि चर्च के द्वारा लिया जाता था टाइल कर। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह कहलाता था? तो वो होते थे पादरी वर्ग, इनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट है, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं कहलाती है? तो इसको जीविका संकट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समान नियमों व अवसरों के विचारों पर आधारित समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करने वाले दार्शनिक थे? तो ये थे जॉन लॉक और रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रीटाइटिस ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो ये जॉन लॉक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा के देवी सिद्धांत व निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया? तो जॉन लॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता व उसके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रूसो ने रखा था। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्पिरिट ऑफ लॉज कानून की आत्मा किसकी रचना है? तो ये मॉन्टेस्क्यू की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति विभाजन, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था? तो ये मॉन्टेस्क्यू ने
ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये आपने बुक में दिया था। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेश ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित किया? तो उस समय जब 1776 में स्वतंत्रता युद्ध शुरू हुआ अमेरिका में, तो उसमें वहाँ 13 उपनिवेश हुआ करते थे। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एक राजनीतिक संस्था जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे कहलाती थी, तो उसको स्टेटस जनरल कहते थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्टेटस जनरल की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 1614 में हुई थी। उसके बाद 175 वर्षों के बाद 1789 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुई 16वें ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 5 मई 1789, ऑप्शन बी। तो जब भी राजा को नया कर लगाना होता था तो इसको स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलानी होती थी। तो 1614 के बाद जब राजा को लगा कि मुझे नए कर लगाने हैं, तो 175 वर्ष के बाद ये बैठक बुलाई गई थी स्टेटस जनरल की 1789, 5 मई 1789। नेक्स्ट है किस वर्ग के प्रतिनिधि ने यह मांग रखी कि इस बार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने की बजाय पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा? तो ये डिमांड तृतीय स्टेट के लोगों ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रूसो। नेक्स्ट है किस वर्ग के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि। नेक्स्ट है टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई? टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ग ने स्वयं को नेशनल असेंबली राष्ट्रीय सभा घोषित किया था? तो तृतीय स्टेटस के वर्ग ने। नेक्स्ट है टेनिस कोर्ट की शपथ के समय उन लोगों का तृतीय स्टेटस का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो मिराबियो और आबे सी थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलीन परिवार में जन्मा वह व्यक्ति जो सामंती विशिष्ट अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मिराबियो खुद एक कुलीन परिवार में जन्मा था, परंतु वो विशेष अधिकारियों को खिलाफ था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मूलतः एक पादरी था? तो आबे सीए मूलतः एक पादरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा एस्टेट क्या है? व्हाट इज थर्ड एस्टेट शीर्षक से प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट किसने लिखी? तो आबे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? राइट आंसर ऑप्शन बी 1804 में। नेक्स्ट है वाटरलू का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये बेल्जियम में है स्थित है। नेक्स्ट है वाटरलू का युद्ध कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी 1815 में। नेक्स्ट है जैकोबिन गणराज्य का पतन कब हुआ था? ऑप्शन 4 आपके सामने है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1792 और 93। नेक्स्ट है नेशनल असेंबली ने करों कर्तव्यों बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश कब पारित किया? राइट आंसर ऑप्शन बी 4 अगस्त 1789। नेक्स्ट है नेशनल असेंबली द्वारा संविधान निर्माण का सबसे प्रमुख उद्देश्य था? तो इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। नेक्स्ट है नेशनल असेंबली में मतदान हेतु आवश्यक शर्तें थी? 25 वर्ष से अधिक आयु होना बिल्कुल सही है, करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना ये भी सही है, कम से कम 3 दिनों की मजदूरी के बराबर कर चुकाना ये भी सही है। इस प्रकार से ये सभी शर्तें उसमें शामिल थी। नेक्स्ट है नेशनल असेंबली निर्मित संविधान की शुरुआत हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा से। नेक्स्ट है नेशनल असेंबली द्वारा निर्मित संविधान में कौन से अधिकारों को नैसर्गिक एवं अहर्णीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था? जीवन का अधिकार ये भी सही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी सही है, कानूनी बराबरी का अधिकार ये भी सही है। इस प्रकार से सभी अधिकारों को इसमें स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है लामी दा पल जनता का मित्र किसका समाचार पत्र था? तो ये
जयपाल मारा का चित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रतीकों के संबंध में असुमिलित युग्म को हमें देखना है जो इनमें से गलत है। तो टूटी हुई जंजीर आजादी का प्रतीक थी, छड़ों का बरछीदार गट्ठर एकता का प्रतीक था, राजदंड समानता का प्रतीक नहीं था, जबकि नीला सफेद लाल रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट है, राजनीतिक प्रतीकों के संदर्भ में सुमिलित युग्म कौन सा है? तो विधि पट कानून की समानता बिल्कुल सही है, डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप ये भी सही है, राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक ये भी सही है। इस प्रकार से सभी युग्म यहाँ पर सुमिलित हैं। नेक्स्ट है, मार्सिले फ्रांस का वर्तमान राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना रोजेट द लाइल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्वेंट क्या था? तो कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकोलिन क्लब के सदस्यों का नेता कौन था? जैकोबिन होना चाहिए यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। नेक्स्ट है, जैकोबिन क्लब के संदर्भ में सही कथन है, तो इसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, बिल्कुल सही। जैकब क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, ये भी सही है। जैकोबिन का एक बड़ा वर्ग धारीदार लंबी पतलून पहनता था, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से सभी ऑप्शन यहाँ पर ये सही कथन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, जैकोबिन क्लब के एक बड़े वर्ग द्वारा धारीदार लंबा पतलून पहनने का क्या कारण था? समाज के फैशन प्रस्त कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो कुलांत का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है बिना घुटने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो कुलांत पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली लाल टोपी किसका प्रतीक थी? तो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1792 में नवनिर्वाचित असेंबली को क्या नाम दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, कन्वेंशन। नेक्स्ट है, फ्रांस में राजतंत्र का अंत कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21 सितंबर 1792 में। नेक्स्ट है, सरकार का वह रूप जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है कहलाता है, तो इसको गणतंत्र कहते हैं। फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो फ्रांस को 1792 में गणतंत्र घोषित किया गया था। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 21 जनवरी 1793। लुई 16वें को फांसी कहाँ दी गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड में। नेक्स्ट है, फ्रांस में किस अवधि को आतंक का युग कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पर 1793 से 1794 का युग था उसको आतंक का युग कहा गया है। तो आतंक के युद्ध की जो अंत है वो रोबेस्पियर की मृत्यु के बाद होता है। नेक्स्ट है, दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था कहलाती थी, तो इसको गिलोटिन कहते थे, जो उस समय सजा देने का एक यंत्र था। किस क्रांतिकारी पत्रकार को आतंक राज के दौरान फांसी दी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पर कैमिल डेसमोलिन्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? सितोयेन ये नागरिक के लिए है, माशियूर महाशय, मादाम महोदय, उपरोक्त सभी युग्म सुमिलित हैं। नेक्स्ट है, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद नियुक्त डायरेक्टरी में कितने सदस्य थे? तो उसमें 5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट है, डायरेक्टरी की राजनीति की अस्थिरता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव था, तो इसकी अस्थिरता के बाद नेपोलियन का उदय होता है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श थे समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श थे। नेक्स्ट है, किस संविधान के तहत महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था? तो 1791 के संविधान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1946 में वहाँ की महिलाओं को या फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार, वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी सरकार द्वारा महिलाओं के जीवन में सुधार हेतु लाए गए कानूनों के संदर्भ में सही कथन है। सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा की अनिवार्यता बिल्कुल सही है। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध मानते हुए उनका पंजीकरण करना बिल्कुल सही है।
महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, यह भी सही है। इस प्रकार से सभी कथन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, क्रांतिकालीन फ्रांस की किस महिला ने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओलंप द गूंज। नेक्स्ट है, किसने महिला क्लब का जबरदस्ती बंद करने के लिए किसने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की थी? तो ये ओलंप द गूंज ने की थी। नेक्स्ट है, किस जैकोबिन राजनीतिज्ञ ने महिला क्लबों के बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, शोमेत ने। नेक्स्ट है, सोक्रात किसे कहा जाता था? तो जैकोबिनों को कहा जाता है, जो कि जैकोबिन विचारधारा को मानते थे। बोर्दे और नान्ते बंदरगाहों की समृद्धि का सबसे प्रमुख कारण था, तो यहाँ से दास व्यापार होता था, इसलिए यह प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास मुक्ति का कानून कब पारित किया? तो ये 1794 में पारित किया गया। दास व्यापार कब शुरू हुआ था? ये 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, मशहूर क्लब द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन का संबंध किससे था? तो ये महिलाओं से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंक राज के दौरान किसने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी? तो रोबेस्पियर ने अपनाई थी। 1793 से 1794 का जो काल है वो आतंक के राज के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंप द गूंज के महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में उल्लेखित मूलभूत अधिकारों के संदर्भ में सही कथन है? औरत जन्मा स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है, बिल्कुल सही है। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष महिला के नैसर्गिक अधिकारों को सुरक्षित करना है, ये भी सही है। कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नजरबंद की जा सकती है। इस प्रकार सभी जो कथन है वो सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, बास्तिल दुर्ग के पतन के बाद अस्तित्व में आया सबसे महत्वपूर्ण कानून था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेंसरशिप की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1804 में ही नेपोलियन संहिता जारी की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्तित्व स्वयं को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था? तो नेपोलियन स्वयं को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। नेक्स्ट है, वाटरलू का युद्ध जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी कब हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1815 में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।